हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सेट 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। विस्तारवादी राजकोषीय नीति की विशेषता यह नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत करों में कमी, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, सरकारी खर्च में कमी या व्यापार करों में कमी। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है क्या। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके अंतर्गत यह एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाया जाता है, सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है और टैक्सेस में कमी की जाती है, टैक्स घटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में लिखा है व्यक्तिगत करों में कमी, यह सही है। सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, यह भी सही है। सरकारी खर्च में कमी, यह नहीं है, यानी सी इसका राइट आंसर है। सरकारी खर्च के कमी से क्या होगा, अर्थव्यवस्था और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम चाइना डिस्क्राइब द पेपर ट्रेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। मार्को पोलो चीन से लौटते के समय भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का वर्णन किया था। तो भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च का व्यापार किया जाता था। ऑप्शन है कोंकण, बंगाल, मालाबार या उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मार्को पोलो यह वेनिस का यात्री था। वेनिस उस समय इटली गणराज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो जब वह चीन से यात्रा कर रहा था तो रिटर्निंग के समय, चीन से लौटते के समय मालाबार पहुंचा था, जहां से काली मिर्च का व्यापार होता था। काली मिर्च का व्यापार होता था। उस समय काली मिर्च पूरे यूरोप में काफ़ी इसकी डिमांड थी। इसे अति मूल्यवान समझा जाता था, अति मूल्यवान समझा जाता था। तो राइट आंसर है मालाबार यानी सी। अगला सवाल, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। किस सरकारी पहल का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सहायता प्रदान करके महिलाओं को एम्पावर्ड बनाना है, सशक्त बनाना है। ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए, कौशल विकास के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना बनाया गया था, जिसके अंतर्गत उनके विकास, उनके रोजगार और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता डेवलप करने के लिए यह योजना केंद्रित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सब शिक्षा और लिंगानुपात से संबंधित है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ एंशियंट टेम्पल इन उत्तराखंड इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। उत्तराखंड के प्राचीन मंदिर के स्थापत्य शैली मुख्य रूप से किससे प्रभावित है। उत्तर भारतीय नागर शैली, इंडो गौथिक शैली, वेसर शैली या चालुक्य शैली। तो आपको पता है मंदिर निर्माण की स्थापत्य शैली में जो पूरे उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में वह नागर शैली है। नागर शैली सबसे अधिक प्रचलित है। तो राइट आंसर हो गया ए। उत्तराखंड के भी जो मंदिर हैं वह नागर शैली से ही बने हुए हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यह सब नागर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी पहचान होती है शिखर ऊंचा होता है, शिखर ऊंचा होता है और मीनार जैसी संरचना होती है, मीनार जैसी संरचना होती है। यह नागर शैली की प्रमुख विशेषता है। तो राइट आंसर हो गया उत्तर भारतीय नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट्स। पौधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है जड़ें मिट्टी से पानी लेती है, सही है। दूसरा है जल परिवहन के लिए विशिष्ट कोशिकाओं की फ्लोएम नलिकाएं, फ्लोएम ट्यूब्स ऑफ सेल्स स्पेशलाइज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ फ्लोएम नहीं जाइलम होता है। जाइलम जो होता है वह जल के लिए, जल परिवहन के लिए होता है और फ्लोएम से भोजन प्राप्त किया जाता है। दो प्रमुख पौधों में दो प्रमुख कोशिकाएं होती है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से भोजन, शर्करा इत्यादि का परिवहन होता है। सवाल में पूछा गया कौन सा गलत है, तो बी इसका राइट आंसर है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द गोवा सिविल कोड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पर्सनल लॉ इन इंडिया। गोवा नागरिक संहिता भारत के अन्य व्यक्तिगत कानूनों से किस प्रकार भिन्न है। आपको पता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था। गोवा एकमात्र राज्य है जहां धर्मनिरपेक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा ही लागू किया गया था। ठीक है, पुर्तगाली ही यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुके थे। तो यह एक समान नागरिक संहिता है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदाय पर लागू होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। इट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट अप्लाइज टू ऑल कम्युनिटीज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। तो याद रखिएगा आज़ादी से पहले ही गोवा में यूसीसी लागू किया गया था। आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ की यूसीसी लागू किया गया, यूसीसी लागू किया गया। ठीक है, अभी हाल में असम में यूसीसी लागू किया गया। तो वर्तमान में 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ की यूसीसी लागू हो चुका है, यूसीसी लागू है। ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य इस पर प्रस्ताव ला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। याद रखिएगा आर्टिकल 4 के अंतर्गत, आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत पार्ट 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है। यह डीपीएसपी का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय वीमेन ड्यूरिंग द सिक्किम वेडिंग। सिक्किम विवाह के दौरान महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा सिक्किम का प्रमुख नृत्य है मारुनी। मारुनी जो कि सिक्किम की नेपाली समुदाय की महिलाओं के द्वारा, नेपाली समुदाय की महिलाओं के द्वारा मारुनी नृत्य किया जाता है। यह मुख्यतः शादी विवाह और त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। शादी विवाह और त्यौहार पर किया जाने वाला यह नृत्य है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में इसके सबसे प्रमुख क्रम में सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब है पुरापाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, 10,000 बीसी का है। पहला हो गया पुरापाषाण काल। सेकंड है मेसियोलिथिक 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व का, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व का है। टाइम पीरियड मध्यपाषाण काल का। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 8,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और धातु युग है मेटल एज 3,000 से 500 ईसा पूर्व। यह इसका टाइम पीरियड है। इसको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस के बेस पर। तो राइट आंसर होगा बी। बी राइट आंसर है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु युग। तो बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। भारत में रेलवे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड इन 1853
फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, पुणे नहीं होगा, थाने होगा। पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से थाने तक शुरू की गई थी, बॉम्बे से थाने तक शुरू की गई थी। इसकी टोटल डिस्टेंस 32 किलोमीटर की थी, 32 किलोमीटर की। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है द ब्रॉड गेज कवर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे। ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे ट्रैक के उच्चतम अनुपात को कवर करता है। तो याद रखिएगा, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के गेज का यूज किया जाता है। गेज जो होता है वह ट्रैक की चौड़ाई होती है। इसमें पहला होता है ब्रॉड गेज। जितने रेलवे नेटवर्क हैं उसमें ब्रॉड गेज का यूज किया जाता है। 1.676 जो भारत का रेल नेटवर्क है उसमें सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। दूसरा है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड मुख्य रूप से इसकी चौड़ाई होती है 1.4435 मीटर। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से मेट्रो और मोनो रेल में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है मीटर गेज। मीटर गेज 1.0 मीटर का होता है, यानी 1 मीटर का। रिमोट रेलवे में इसका यूज किया जाता है। रिमोट एक्सेस, दूर दराज के, काफ़ी कम इसका यूज होता है। और लास्ट है नैरो गेज। नैरो गेज का यूज, इसकी चौड़ाई 0.762 मीटर की होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ओनली 1, ओनली 2 इज करेक्ट। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पररी ह्यूमन सेटलमेंट आर यूजुअली बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अस्थायी मानव बस्तियाँ सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं? पहला है कोल्ड डेजर्ट रीजन, सही है, यहाँ अस्थायी निवास बनाया जाता है। डीप फॉरेस्ट एरिया, गहन वन क्षेत्र में। रग्ड माउंटेन स्लोप, उबड़ खाबड़ पहाड़ी ढलान। ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। डी इसका राइट आंसर होगा। जहाँ मौसमी आवागमन ज़्यादा अधिक है, मतलब प्राकृतिक जलवायु विविधता अधिक है, तो वहाँ पर बस्तियाँ जो होती है वह अस्थायी बनाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच हाई जंप टेक्निक इन्वॉल्व बेंडिंग द बैक, क्रॉसिंग द बार बैकवर्ड्स आर लैंडिंग ऑन द शोल्डर्स। कौन सी ऊंची कूद तकनीक में पीठ को झुकाना, बार को पीछे की ओर पार करना तथा कंधों पर उतरना शामिल है? तो इसे कहते हैं फॉसबरी फ्लॉप। डी इसका राइट आंसर है। फॉसबरी फ्लॉप पे एथलीट जो होता है पीठ के बल बार पार करता है और कंधों के बल गिरता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। वाई डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड कंपनी अथॉरिटी इनिशियली अवॉइड अबोलिशिंग सती इन इंडिया। ब्रिटिश संसद और कंपनी के अधिकारी शुरू में भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए परहेज क्यों किया? तो सीधा सा रीज़न है, अंग्रेज जो थे वह शुरू में भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज के हस्तक्षेप से बचना चाहते थे। उन्हें धार्मिक प्रतिक्रिया का डर था और वह अस्थायी निर्णय चाहते थे। इस वजह से 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। बी इसका राइट आंसर है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वॉन द बुकर प्राइज फॉर विच ऑथर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक को बुकर पुरस्कार मिला था। इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं किरण देसाई। किरण देसाई को इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 का बुकर प्राइज मिला था। 2006 का बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट प्रोक्लेम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? तो भारत में जो इमरजेंसी है, आपातकाल, वह 3 आपातकाल हैं। पहला है आर्टिकल 352 के अंतर्गत,
ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण पर यह लगता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण पर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 356। और लास्ट है आर्टिकल 360, जब वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। जब देश की वित्तीय हालत खराब हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यह एक बार भी नहीं लगा है। तो राइट आंसर होगा बी 356। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के भीतर, 2 महीने भीतर इसे संसद में अनुमोदन लेना आवश्यक है, संसद में अनुमोदित करना आवश्यक है, नहीं तो यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। वाई इज मातंगनी हजारा रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में मातंगनी हजारा को क्यों याद किया जाता है? तो मातंगनी हजारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली लगने पर भी तिरंगा थामे रखा था। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है। इन्हें गोली लगने पर भी तिरंगा थामे रखा था, तिरंगा थामे रखा और शहीद हो गई। ठीक है, यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके बारे में पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेलोड ऑन द मार्स ऑर्बिटर मिशन कैप्चर्ड फुल डिस्क कलर इमेज ऑफ मार्स? मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM पर किस पेलोड ने मंगल ग्रह की पूर्ण डिस्क रंगीन छवियां कैप्चर की हैं? ऑप्शन है लैम, M3, TMC या MCC। तो राइट आंसर होगा डी MCC। इसका फुल फॉर्म है मार्स कलर कैमरा, जो कि मार्स के कलर पिक्चर को कैप्चर करता है। TMC क्या होता है? यह थर्मल इमेजिंग कैमरा है, थर्मल इमेज कैमरा, हीट में इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी MCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ए की इक्विटी बेस्ड गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भूमि सुधारों का प्रमुख समता आधारित लक्ष्य क्या था? जो भूमि सुधार किए गए थे आज़ादी के बाद, उसका लक्ष्य था जमींदारी प्रथा को समाप्त कर भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करना, यानी सी इसका राइट आंसर है। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी एंड लैंड सीलिंग लॉज, बिचौलियों और भूमि हदबंदी कानूनों का उन्मूलन, ताकि भूमि का समान वितरण किया जा सके, आर्थिक असमानता को कम किया जा सके, आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। तो सी इसका राइट आंसर है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वेयर इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? आपको पता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई, जिसके अंतर्गत भारत पहली बार अपने अर्थव्यवस्था को ओपन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तो पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोला गया और LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके द्वारा भारत में इकोनॉमिक सुधार जो है तीव्र गति से हुए। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल, व्हाट डज आर्टिकल 356 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डू एंड व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार देता है तथा इसके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं? तो मैंने बताया, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को बर्खास्त करके 2 महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जिस राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है,
तो वहाँ राज्य सरकार को बर्खास्त करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इस राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के भीतर संसद में अनुमोदन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग विद इन द इंडियन ओशन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू। हिंद महासागर के भीतर परवाल विरंजन की प्रक्रिया सबसे सीधे तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यह परवाल द्वीप में जो परवाल होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। द प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग विद इन द इंडियन ओशन इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू। हिंद महासागर के भीतर परवाल विरंजन की प्रक्रिया सबसे सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? तो जलवायु विविधता के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण परवाल जो होता है, जीव होते हैं, परवाल जीव होते हैं जो कि बढ़ते तापमान के कारण अपने जो सहजीवी शैवाल होते हैं, उनके ऊपर सहजीवी शैवाल पाए जाते हैं, वह परवाल के जीव से अलग हो जाते हैं और उनका कलर फीका पड़ जाता है और वह सफ़ेद पड़ जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो यह परवाल जीव पर सीधे तौर पर इफ़ेक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मानवजनित प्रेरित समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है। तो ए इसका राइट आंसर है। एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज ए मंडपम इन ट्रेडिशनल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? पारंपरिक मंदिर वास्तुकला में मंडप क्या है? मंडप जो है वह मंदिर परिसर में गर्भगृह से पहले ओपन हॉल होता है, भक्तों के लिए स्तंभयुक्त हॉल है जहाँ पर भक्त एकत्रित होते हैं। भक्त यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यह गर्भगृह के सामने होता है, गर्भगृह के बिल्कुल सामने होता है। तो राइट आंसर हो गया सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मोनास्ट्री इन सिक्किम नोन फॉर इट्स कलर मूरल्स एंड मास डांसेस? सिक्किम का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मठ कौन सा है जो रंगीन भित्ति चित्रों और मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। रुमटेक जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा मठ है, रुमटेक सिक्किम का सबसे बड़ा मठ है जहाँ करमापा वंश का यह केंद्र रहा था। करमापा वंश का यह केंद्र रहा है और यह अपने भित्ति चित्र और चाम नृत्य भी किया जाता है। कई बार सवाल चाम नृत्य से पूछा गया है, तो यह चाम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो गया बी, रुमटेक मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिडी अलायंस सिस्टम हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द एलाइड इंडियन रूलर्स? सहायक संधि प्रणाली में सहयोगी भारतीय शासकों के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक थीं? तो जो भी राज्य सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत आते थे उन्हें सेना और विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी, यानी इसका निर्धारण ब्रिटिश करते थे। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत वेलेस्ली ने अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था सहायक संधि। तो राइट आंसर होगा, उन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। बी इसका राइट आंसर है। एक तरह से जो भी राज्य इसमें शामिल होते थे उनकी अपनी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी, तो बी इसका राइट आंसर है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हड़प्पन कल्चर? हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, वह पशुपति नामक एक पुरुष देवता की पूजा करते हैं। सही है। पशुपति जिसे महादेव के रूप में भी जाना गया है, तो यह पुरुष के पूजा की करते थे। सही है। दूसरा है, महिलाएं सोने चांदी तांबे और कांसे से बने आभूषण पहनते थे। ये भी सही है। सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद है। गलत है। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
सती प्रथा का जो सबसे पुराना प्रमाण है वह भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, पहला साक्ष्य। तो राइट आंसर होगा सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनरल इन इंडिया। भारत के हिमालय क्षेत्र में तांबा, जस्ता, कोबाल्ट और सीसा पाया जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम जैसे आधुनिक अधिकांश इमारती पत्थर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यह भी सही है। ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम के उत्पादक राज्यों में से एक है राजस्थान। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। सी इसका राइट आंसर है। विथ रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जनसांख्यिकीय चक्र की प्रारंभिक दो अवस्थाओं के लिए उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप उच्च जनसंख्या वृद्धि होगी। जब प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहेगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि जो है या तो स्टेबल होगी या स्लोली वृद्धि करेगी मगर स्लोली करेगी। तो पहला कथन गलत है, तेज वृद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है। सेकंड है तीसरे चरण में प्रजनन मृत्यु दर दोनों कारकों में गिरावट आएगी, सही है। थर्ड है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रवासन कारक को ध्यान में नहीं रखता है, यह भी सही है। कोई माइग्रेट कर गया तो स्पष्ट रूप से उसका ध्यान में नहीं रखता है। फोर्थ है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जनसंख्या को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, जो सिद्धांत की भविष्यवाणी को प्रभावित कर सकते हैं। तो फोर्थ भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच घराना वाज इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय द ध्रुपद ट्रेडिशन। ध्रुपद परंपरा से सीधे प्रभावित था। आपको पता है हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसमें ग्वालियर घराना सीधे तौर से ध्रुपद घराने से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। यह सबसे पुराना घराना, याद रखिएगा, सबसे पुराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बास्केटबॉल रूल एंड स्किल आर करेक्ट। बास्केटबॉल के संबंध में कौन सा रूल और स्किल जो है सही है या गलत है। पहला है जिस टीम के पास गेंद होती है उसे 24 सेकंड के भीतर शॉट का प्रयास करना होता है, नहीं तो शॉट क्लॉक उल्लंघन माना जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा है खिलाड़ी केवल तभी अयोग्य या फाउल करा दिया जाता है जब उसके 5 व्यक्तिगत फाउल हो जाते हैं, गलत है। एंड थर्ड है रिवर्स स्पिन ड्रिबल एक रक्षा संबंधी चाल है जो केवल गेंद को इंटरसेप्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड भी गलत है, केवल 1 सही है। ए इसका राइट आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिएवल इस्लामिक टैक्सेशन व्हाट डिड खुम्स रेफर टू। मध्यकालीन इस्लामी कराधान के संबंध में खुम्स क्या होता है। खुम्स युद्ध लूट में प्राप्त किया गया धन होता था जो कि 1/5वां हिस्सा होता था। इसमें राज्य का 1/5वां हिस्सा होता है। बी इसका राइट आंसर है। यह युद्ध लूट का माल होता था, युद्ध में लूट का माल। इसमें राज्य का 1/5 हिस्सा होता है, राज्य का 1/5 भाग होता है, जिसे खुम्स कहा जाता था। बी इसका राइट आंसर है। व्हाट डज एन अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके। अल्फा क्षय की प्रक्रिया में अल्फा कण क्या दर्शाता है, तो यह हीलियम दर्शाता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। झूमर इज अ फोक डांस ऑफ। झूमर एक लोक नृत्य है झारखंड के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों का। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों का यह नृत्य है जो कि फसल कटाई के मौसम में किया जाता है। फसल कटाई के मौसम में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा झारखंड यानी सी।
द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह हर 2 वर्ष पर विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, एवरी 2 ईयर्स यह जारी होता है, जो कि देश के व्यापार लॉजिस्टिक की क्षमता को मापता है, लॉजिस्टिक की क्षमता को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू लेड द रंपा रिवेलियन इन द 1920s। ही प्राइमरली ऑपरेटेड इन विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट। अल्लूरी सीताराम राजू 1920 के दशक में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में काम किया? तो रंपा विद्रोह यह आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटी के गोदावरी क्षेत्र में, पूर्वी घाट के गोदावरी क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा संगठित करके किया गया विद्रोह था। इसका जो नेतृत्व है वह अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, सी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द एम ऑफ 6th 5-year प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, छठी पंचवर्षीय योजना इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन करना, तकनीकी का आधुनिकीकरण करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। तकनीकी आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। तो राइट आंसर हो गया सी। आइडेंटिफाई द ट्राइबल लीडर हु लेड द कोल रिवोल्ट इन छोटा नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। उस आदिवासी नेता की पहचान करें जिसने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1831-32 में बुधू भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बुधू भगत ने छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों को संगठित करके, चूँकि अंग्रेज जो थे इनका शोषण करते थे और आदिवासी इन अंग्रेज़ों को डीकू कहते थे, तो डीकू के खिलाफ यह संगठित किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर है। कोल विद्रोह के दौरान बुधू भगत ने छोटा नागपुर में आदिवासी किसानों को संगठित किया। किसके? डीकुओं के विरुद्ध। डीकू अंग्रेज को कहा जाता है, डीकुओं के विरुद्ध, अंग्रेज या बाहरी जमींदार। तो ए इसका राइट आंसर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, वैश्वीकरण के कारण भारत में सेवाओं की आउटसोर्सिंग वृद्धि हुई। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए तो भारत में क्या हुआ? आउटसोर्सिंग की वृद्धि हुई। भारत विदेशी कंपनियों को उच्च लागत कम कौशल वाली सेवाएं प्रदान करता था। उल्टा है, कम लागत और उच्च कौशल वाली सेवाएं, उल्टा होगा इसका। तो राइट आंसर होगा ओनली वन, नहीं, राइट आंसर है 1 करेक्ट एंड इसका एक्सप्लेनेशन आर सही नहीं है, यानी सी इसका राइट आंसर है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हु गेव द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में अभाव की परिभाषा किसने दी? अभाव की परिभाषा लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दी गई थी। लियोनेल रॉबिन्स 1931-32 में इन्होंने सीमित साधन और सीमित आवश्यकताओं के बीच, सीमित साधन और सीमित आवश्यकता के बीच चयन के विज्ञान के रूप में अर्थव्यवस्था के अभाव को परिभाषित किया। सीमित आवश्यकता, सीमित संसाधन और सीमित आवश्यकता के रूप में अभाव की परिभाषा दी। तो डी इसका राइट आंसर है, लियोनेल रॉबिन्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का महत्व क्या है? तो यह इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसरो ने इसे डेवलप किया था, किस लिए? तो पृथ्वी की निचली कक्षा में लियो अर्थ ऑर्बिट में भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए, अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए, अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए।
यह कक्षा में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। बी इसका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मुगल प्रोविंशियल कैपिटल। मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं थी। लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर और बिदर। लाहौर भी थी, इलाहाबाद भी थी, अजमेर। बिदर में क्या था? वरीद शाही वंश था। वरीद शाही वंश था। बहमनी सुल्तान के अंतर्गत यह आते थे। बिदर बहमनी सुल्तान की राजधानी भी रहा था। ठीक है, बाकी सब मुगल राजधानी रह चुकी हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। ए साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, हाउ डू इट स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। ध्वनि तरंग हवा से पानी में जाती है, इसकी गति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। जब हवा यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी पानी में प्रवेश करती है तो क्या होता है? आवृत्ति स्थिर रहती है, लेकिन गति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य भी बढ़ता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। स्पीड इंक्रीज होती है, वेवलेंथ भी इसका इंक्रीज होता है। तो राइट आंसर है सी। What is the term for a successful shot in basketball where the ball goes directly through the hoop? बास्केटबॉल में जब गेंद सीधे हुप से होकर गुजरती है उस सफल शॉट को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्विश। जब बास्केटबॉल में गेंद सीधा जाती है तो उसे स्विश कहा जाता है। Which of the following Mughal emperor was responsible for the construction of the Red Fort in India? कौन सा मुगल सम्राट दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? यह थे शाहजहां। शाहजहां ने शाहजहानाबाद स्थापित किया था दिल्ली में ही। तो लाल किला जो कि इसी का हिस्सा था, शाहजहानाबाद का हिस्सा था, तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। Which of the following is the objective of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? पहला है मुकदमों साक्ष्य की भूमिका को कम करना। ठीक है। सेकंड है आधुनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह 1872 के अधिनियम के स्थान पर आया था। 1872 के अधिनियम के स्थान पर आया, जिसमें आधुनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को निश्चित किया। यानी जितने आधुनिक साक्ष्य हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को इसमें शामिल किया गया। यह अधिनियम 2003 में है। 2003 में यह आया था, तो राइट आंसर है बी। Which of the following statements is are incorrect regarding the density of road in India? भारत में सड़कों के घनत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है आर्थिक विकास का स्तर और भूभाग किसी क्षेत्र में सड़क घनत्व के निर्धारक हैं। ठीक है। दूसरा है भारत के दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क घनत्व ज़्यादा है। सवाल में क्या पूछा गया? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो दूसरा गलत है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? सड़क का घनत्व जो है वह कम है। दक्षिणी राज्य की तुलना में वहाँ घनत्व ज़्यादा लिखा गया है, तो दूसरा गलत है। केरल का सड़क घनत्व राष्ट्रीय सड़क घनत्व से ज़्यादा है। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो गया ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ जुवेनाइल पॉपुलेशन 0 to 14 ईयर्स इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या जो कि 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत आता है, इसका अनुपात क्या है? तो किशोर जनसंख्या का अनुपात है 29.33%, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री वाज ऑथर्ड बाय। जिन्ना उनकी सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो है स्वीडिश
स्वीडिश पाकिस्तानी लेखक हैं जिनका नाम था इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद ने इसमें जिन्ना के जीवन का अध्ययन किया है, लिखा है। जिन्ना के जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, इश्तियाक अहमद, बी इसका राइट आंसर है। टू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डू टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्रेट एक्रू? रेलवे किराया और माल भाड़ा यह संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका जो टैक्सेशन है वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गिडालू वाज नोन एज नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हु लेड ए फियर्स आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? रानी गिडालू, जो कि नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में जानी जाती थी, इन्होंने पूर्वोत्तर भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रानी गिडालू। यह मणिपुर के नागा हिल्स के समुदाय से थी। इन्होंने मणिपुर नागा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मणिपुर नागा हिल्स में इन्होंने हेरेका आंदोलन चलाया था। हेरेका आंदोलन चलाया था जो कि मणिपुर नागा क्षेत्र में एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक भयंकर सशस्त्र विद्रोह के रूप में था, अंग्रेज़ों के विरोध में। तो राइट आंसर है सी, मणिपुर नागा हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले भी आ चुका है, गरीबी उन्मूलन और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, एफडीआई इज ए पार्ट ऑफ विच रिफॉर्म पिलर? एफडीआई किस सुधार स्तंभ का हिस्सा है? तो एफडीआई में क्या हुआ था? इसमें एफडीआई जो है, जब 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ था? एफडीआई का फ्लो भारत की तरफ तेज़ी से बढ़ा था। तो यह ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा था। इसमें विदेशी पूंजी के लिए अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण एफडीआई के सुधार स्तंभ का हिस्सा था। विच आर्टिकल प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विद द पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो यह है आर्टिकल 360। इसका एक बार भी अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये था सीजल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चन का यह लास्ट वीडियो है, सेट नंबर 15। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।